नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वरुण प्रभा। स्वागत करती हूं आप सभी लोगों का अपने इस चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपिलेप्सी के यानी कि मिर्गी के जो दौरे होते हैं उनके लक्षणों के बारे में। जो एपिलेप्सी होता है ये एक तरीके का सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जहाँ पे जो हमारी ब्रेन एक्टिविटी है वो थोड़ी एबनॉर्मली एक्ट करती है और जिसकी वजह से जो दौरे यानी कि सीजर्स आते हैं वो हो सकते हैं और वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। उसमें काफ़ी वेरिएशन होता है, वो डिपेंड करता है कि क्या टाइप ऑफ एपिलेप्सी है। तो आज के अपने इस वीडियो में हम एपिलेप्सी यानी कि मिर्गी के दौरों के लक्षणों के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो अलग अलग टाइप की एपिलेप्सी हैं उनके रिप्रेजेंटेशन कैसे होते हैं, उनके अलग अलग लक्षण क्या और कैसे होते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिमाइंडर कि जल्दी से जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। तो आगे बढ़ते हैं। जो एपिलेप्सी होता है वो किसी को भी अफेक्ट कर सकता है और कोई भी जेंडर, कोई भी एज इक्वली अफेक्ट होती है। तो जो सीजर्स होते हैं इसके जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होता है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आता है, डिपेंड करता है कि किस टाइप के सीजर्स हैं, तो उस हिसाब से ही उसके लक्षण होते हैं। अच्छा, एक सिंगल एपिसोड ऑफ सीजर ये डायग्नोज नहीं करता कि एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी डायग्नोज करने के लिए ज़रूरत पड़ती है कि कम से कम 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स हों एंड कम से कम 24 घंटे का उसमें अंतराल हो। 24 घंटे के डिफरेंस पे 2 अनप्रोवोक्ड सीजर्स अगर होते हैं तो एपिलेप्सी की डायग्नोसिस करने की ज़रूरत हो जाती है। इसके लिए एपिलेप्सी को ठीक करने के लिए कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, मेडिकेशंस हैं और रिक्वायरमेंट होने पे सर्जिकल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं। साथ ही साथ इसके सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए जो पेशेंट है उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट भी लेना पड़ सकता है। वहीं पे जब ये बच्चों में होता है, मोस्ट कॉमनली अगर बच्चों में होता है तो कई बार जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनकी कंडीशन भी नॉर्मलाइज हो जाती है, सीजर्स आने बिल्कुल बंद हो जाते हैं। तो अगर हम इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो हमने जैसे बोला था कि यहाँ पे ब्रेन एक्टिविटी जो होती है वो उसमें अबनॉर्मलिटी आ जाती है। तो वो सारे ब्रेन प्रोसेसेस जो कि हमारा ब्रेन कोऑर्डिनेट कर रहा है उन सब में दिक्कत आ सकती है। तो उन सब से जुड़े लक्षण यहाँ पे हो सकते हैं। तो जो कि एक सिंपल कन्फ्यूजन भी हो सकता है, साथ ही साथ हो सकता है कि जो मरीज़ है वो ब्लैंक में स्टेयर करता है, यानी कि शून्य में देख रहा है, कहाँ देख रहा है, बस ऐसे ही कहीं पे भी वो ब्लैंक में देख रहा है विदाउट एनी रीज़न। साथ ही साथ हो सकता है कि मसल स्टिफनेस हो सकती है, मतलब मांसपेशियों में अकड़न हो सकती है, या फिर इनवॉलेंट्री जो मूवमेंट्स होते हैं, जर्किंग या ट्विचिंग के मूवमेंट्स हो सकते हैं। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है या फिर लॉस ऑफ अवेयरनेस भी हो सकता है। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही साथ कुछ एक साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, जैसे फियर हो सकता है, यानी कि डर है या एंजाइटी है टू अननोन, ऐसी चीज़ें भी पेशेंट में देखने को मिल सकती हैं। अब जैसे कि मैंने बताया था कि सीजर्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ एपिलेप्सी कौन सा है, मतलब कि डॉक्टर डिसाइड करते हैं किस तरीके से जो ब्रेन एक्टिविटी है वो कहाँ पे इन्वॉल्व कर रहा है, उसी हिसाब से इसको कैटेगराइज करते हैं। मतलब कि फोकल एंड जनरलाइज होता है। फोकल जहाँ पे ब्रेन के एक हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा है और जनरलाइज जहाँ पे ब्रेन के सभी हिस्सों को इन्वॉल्व करता है। तो इसी हिसाब से इसके सिम्टम्स भी नज़र आते हैं। अच्छा, जो पेशेंट होता है उसको मोस्ट कॉमनली एक ही टाइप का ही फिर सीजर होता है और जो एपिसोड टू एपिसोड जो उसके सीजर्स होते हैं उसके जो रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो भी ऑलमोस्ट सेम होते हैं। तो फोकल सीजर्स भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है कि विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो और दूसरा विद इम्पेयर्ड अवेयरनेस हो। ये दोनों में डिफरेंस है। कॉन्शियसनेस मेंटेन रहेगा एक में और वहाँ पे हो सकता है कि सिंपली वो ब्लैंक में देख रहा है या फिर उसके कुछ जो सेंसेस हैं लाइक स्मेल का है या टेस्ट का, उसमें चेंजेस आ जाए। टिंगलिंग का या फिर टचिंग की फीलिंग हो सकती है। फ्लैशिंग लाइट्स जैसे अपीयरेंसेस हो सकते हैं या फिर कुछ एक इनवॉलेंट्री जर्किंग मूवमेंट्स है ऑफ एक तरफ के जो बॉडी है उसमें इस तरीके के मूवमेंट्स हो सकते हैं। वहीं पे जो फोकल सीजर्स है जहाँ पे अवेयरनेस का लॉस है, यानी कि इम्पेयर्ड अवेयरनेस है, उसमें होता क्या है कि जो है वो कहीं पे देख रहे हैं या कोई मूवमेंट में रिपीटेडली इन्वॉल्व है, लाइक चिंग हो सकता है, रबिंग ऑफ हैंड्स हो सकता है, या सिंपली कहीं देख रहे हैं और वो उनका जो अवेयरनेस है वो इम्पेयर्ड है। मतलब अगर आप उनको बुलाते हैं तो वो रिस्पॉन्ड बैक ना करें, इस तरीके का इसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। अच्छा, जो फोकल सीजर्स के सिम्टम्स होते हैं ये बाकी जो कुछ एक मेंटल डिसऑर्डर के सिम्टम्स से मिमिक कर सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनका इन डेप्थ इनका इन्वेस्टिगेशन और अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है टू कंफर्म कि ये एपिलेप्टिक सीजर्स हैं या फिर किसी और मेंटल डिसऑर्डर के वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं जनरलाइज सीजर्स की। तो जनरलाइज सीजर्स बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि एब्सेंट सीजर्स हैं, टोनिक सीजर्स हैं, क्लोनिक सीजर्स हैं, एटोनिक सीजर्स हैं।
साथ ही मायोक्लोनिक या टोनिक-क्लोनिक सीजर्स होते हैं। तो इनके सिम्टम्स भी अकॉर्डिंगली वेरी करते हैं कि किस टाइप के ये होते हैं। मोर और लेस जो मैंने आपको बताया था उसी में ही वेरिएशंस आते हैं। अब अगर हम एब्सेंस सीजर्स की बात करते हैं तो उसमें सिंपली जैसे कि बताया था कि वो ब्लैंक में देख रहे हैं, लेकिन ये इसमें क्या होता है कि एक दिन में 100 दौरे करीब आ सकते हैं, जो कि 5 से 10 सेकंड के हो सकते हैं। तो ये क्लस्टर में होता है, तो ये इस तरीके का इसमें रिप्रेजेंटेशन होता है। वहीं पे टोनिक अगर हो रहा है वहाँ पे स्टिफनेस ऑफ मसल हो जाती है, वहीं पे टोनिक में मसल कंट्रोल का लॉस हो जाता है। वहीं पे जो क्लोनिक है वहाँ पे रिदमिक मूवमेंट्स हो सकते हैं, जर्किंग मूवमेंट्स है या ट्विचिंग मूवमेंट्स है, इस तरीके के रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। जो मायोक्लोनिक होता है उसमें जो अपर बॉडी है या लेग्स हैं उसके अलग अलग से जर्किंग मूवमेंट्स जैसे रिप्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। वहीं पे जो टोनिक क्लोनिक सीजर्स होते हैं जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक और सीवियर इसमें रिप्रेजेंटेशन हो सकता है और प्रॉब्लम भी हो सकता है, क्योंकि इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें हम क्या देखते हैं, इसमें एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है और शेकिंग हो सकती है बॉडी की, स्टिफनेस हो सकता है, ट्विचिंग हो सकता है एंड कई बार इसमें ब्लैडर कंट्रोल का भी लॉस हो जाता है, टंग बाइट भी हो सकता है। तो इसका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज़्यादा सीवियर होता है। तो ऐसे कोई भी सिम्टम्स अगर नज़र आते हैं तो हमें बिना समय गंवाए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। साथ में अगर ऐसे कंडीशन में प्रेगनेंसी है या फिर पेशेंट को और कोई मेडिकल कंडीशन है या फिर कई बारी अटैक्स रिपीटेडली आ जाते हैं, 5 मिनट से ज़्यादा के लिए अटैक रह रहे हैं और जब अटैक्स ख़त्म हो रहे हैं, दौरे ख़त्म होने के बाद ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना चाहिए और इस कंडीशन को इमरजेंसी कंडीशन की तरह से ट्रीट करना चाहिए। अब अगर हम बात करें कि किन कारणों से होता है तो जेनेटिक फैक्टर्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। साथ ही साथ कोई ब्रेन इंजरी है उसकी वजह से हो सकता है। स्ट्रोक की कंडीशन के बाद कई बार एपिलेप्टिक अटैक्स हो जाते हैं। उसके अलावा किसी तरीके की ब्रेन एब्नॉर्मलिटी है या फिर प्रीनेटल कोई ट्रॉमा हुआ है, यानी कि बर्थ के पहले बच्चे में अगर कोई तकलीफ़ हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, कुछ एक तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं जो कि इस तरीके की प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। या फिर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि कई सारे ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं लाइक ऑटिज़म है, ये सारी कंडीशन भी एपिलेप्सी के अटैक को कॉज कर सकते हैं। साथ ही साथ इसके कुछ और भी कॉम्प्लिकेशंस हैं लाइक स्टेटस एपिलेप्टिकस है या फिर सडन डेथ भी एपिलेप्सी से हो जाती है। तो ये सारी वो चीज़ें थी, लक्षण जो हैं, कॉम्प्लिकेशन हैं और किन कारणों से होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात किया कि जो एपिलेप्सी से रिलेटेड होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल होगा आपके लिए। इसके अलावा भी आपके मन में कोई सुझाव है या फिर आप और भी कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में जिसमें हम अपने एपिलेप्सी के मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।